हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस एलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 546। द नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ अ क्लाइंट विद सिरोसिस एंड नोट दैट द अमोनिया लेवल इज 85 माइक्रोग्राम पर डीएल. विच डाइटरी सिलेक्शन डज द नर्स suggest टू द क्लाइंट? तो हमसे पूछा गया है कि एज अ नर्स यू आर रिव्यूइंग लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ द क्लाइंट हु इज सफरिंग फ्रॉम सिरोसिस ऑफ लीवर. सो आपने नोट किया द अमोनिया लेवल इज 85 माइक्रोग्राम पर डीएल. सो अमोनिया का लेवल 85 है, उसके बेस पे विच डाइटरी सिलेक्शन डज यू सुजेस्ट द क्लाइंट, राइट? कौन सी डाइटरी इंस्ट्रक्शन, कौन सी डाइटरी सिलेक्शन आप पेशेंट को दोगे, राइट? सो सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर में लीवर नॉर्मली क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है अमोनिया को. बट इन सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर इज नॉट एबल टू डिटॉक्सिफाई द अमोनिया. सो जिसकी वजह से जब अमोनिया लीवर डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा, उसकी वजह से हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी पर्सन में होती है, राइट? सो हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी में पर्सन को एस्ट्रेक्सिया होता है, राइट? एस्ट्रेक्सिया में क्या आएगा? एस्ट्रेक्सिया में पर्सन को फ्लैपिंग ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, राइट? अनकंट्रोल फिंगर ट्रेमर्स पर्सन में होते हैं एस्ट्रेक्सिया में. ये किसकी वजह से हो रहे हैं? व्हेन liver is not able to detoxify the ammonia, right? So hepatic encephalopathy उसकी वजह से होगी, जो क्या कॉज करेगी? एस्ट्रेक्सिया कॉज करेगी, राइट? सो अब हम बात करते हैं सीरम अमोनिया लेवल की. सो नॉर्मल सीरम अमोनिया लेवल कितना होता है? हमें यहाँ पे वैल्यू बताई गई है 85 माइक्रोग्राम पर डीएल. सो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है अमोनिया की? अमोनिया का नॉर्मल लेवल होता है 10 to 80 माइक्रोग्राम पर डीएल, राइट? 10 to 80 माइक्रोग्राम पर डीएल. बट हमें क्वेश्चन में कितना बताया गया है? इट इज़ 85 माइक्रोग्राम पर डीएल. दैट इज़ इंक्रीज्ड, राइट? सो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. सो सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है? जब पर्सन फूड इंजेस्ट करता है, राइट? फूड कहाँ जाता है? स्टमक में गया, स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ डाइजेशन फूड की कंप्लीट हुई. उसके बाद जितनी भी प्रोटीन थी वो लीवर में चली जाती है बाय मीन्स ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, गैस्ट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन, राइट? सो इन सारी वेन्स के थ्रू सारी प्रोटीन कहाँ चली जाती है? लीवर में चली जाती है. सो लीवर मेटाबोलाइज करता है प्रोटीन को फ्रॉम अमोनिया, राइट? सो लीवर ने क्या करना है? मेटाबोलाइज किया उस प्रोटीन को अमोनिया के फॉर्म में. बट सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या है? लीवर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, लीवर डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा है. तो जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होगी वो इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, राइट? किसके थ्रू? कमेंशियल बैक्टीरिया के थ्रू ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी. उसकी वजह से अमोनिया का लेवल विल बी इंक्रीज इन द बॉडी, राइट? सो लीवर सिरोसिस में और क्या होता है? नंबर ऑफ हिपेटोसाइट विल बी डिक्रीज, जिसकी वजह से भी सीरम अमोनिया लेवल विल बी इंक्रीज. सो ये रीज़न है सीरम अमोनिया लेवल इंक्रीज होने की वजह से. अमोनिया कैसे इंक्रीज होता है? क्योंकि लीवर प्रोटीन को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है, लीवर को प्रोटीन को कन्वर्ट नहीं कर पाता है अमोनिया में. सो दैट्स वाई अमोनिया लेवल इंक्रीज हो जाता है. सो इसमें हमारी डाइटरी इंस्ट्रक्शन क्या होगी कि जिससे अमोनिया का लेवल मेंटेन रहे बॉडी में. सो इसके लिए हमने क्या करना है? प्रोटीन पर्सन को कम अमाउंट में देनी है. अगर प्रोटीन कम होगी तो उसको कन्वर्ट होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. और अगर अमोनिया में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो बॉडी में अमोनिया का लेवल विल बी डिक्रीज, राइट? सो हमने लो प्रोटीन डाइट पर्सन को हमने इसमें देनी है. तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. ऑप्शन में हमें क्या क्या बताया गया है.
सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द रोस्ट पॉक। रोस्ट पॉक में प्रोटीन होता है, सो हम ये इसमें नहीं देंगे। चीज़ ऑमलेट में प्रोटीन होता है, ये भी हम इसमें नहीं देंगे। पास्ता विद सॉस, यस ये हम इसमें दे सकते हैं बिकॉज ये प्रोटीन नहीं होता। टूना फिश सैंडविच, इसमें भी प्रोटीन होगा तो हम ये भी नहीं देंगे, राइट। सो हमने लो प्रोटीन डाइट इसमें पर्सन को देनी है सिरोसिस ऑफ लीवर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 547। The nurse is doing an admission assessment of a client with a history of duodenal ulcer. To determine whether the problem is currently active, the nurse should assess the client for which manifestation of duodenal ulcer. सो क्वेश्चन है हमारा कि नर्स एडमिशन असेसमेंट कर रही है क्लाइंट की, उसकी हिस्ट्री है ड्यूडिनल अल्सर की, राइट। सो ये प्रॉब्लम अभी भी करंटली एक्टिव है पेशेंट में, ये चेक करने के लिए, ये असेस करने के लिए कौन सी मैनिफेस्टेशन हम पेशेंट में देखेंगे रिलेटेड टू ड्यूडिनल अल्सर, राइट। So duodenal ulcer, most common ulcer is peptic ulcer that is occur in duodenum, right? So peptic ulcer कहाँ पे होता है? duodenum में होता है, that is duodenal ulcer. So होता क्या है, आफ्टर ईटिंग जो पाइलोरिक स्पिंचर है दैट विल बी क्लोज. So duodenal ulcer pain relief after meal, right, and pain will start after 2 to 3 hours, right. So means कि खाना खाने के बाद पेन जो है वो स्टॉप हो जाती है ड्यूडिनल अल्सर में, बिकॉज पाइलोरिक स्टेनोसिस इज द पाइलोरिक स्पिंचर इज क्लोज्ड आफ्टर ईटिंग, राइट। जो पेन है वो स्टार्ट होगी आफ्टर 2 to 3 hours आफ्टर टेकिंग द मील. सो इसमें जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था कि इसमें हाईएस्ट पेन होती है, हंग्री पेन होती है टू द पेशेंट. सो ऑप्शन में हम देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं. वेट लॉस, वेट लॉस ड्यूरिनल अल्सर में नहीं होता है, वेट लॉस होता है गैस्ट्रिक अल्सर में. सो वेट लॉस भी पर्सन को नहीं होगा. नोजिया एंड वॉमिटिंग भी इसमें पर्सन ड्यूरिनल अल्सर में नहीं होता है, ये गैस्ट्रिक अल्सर में होता है. देन दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन. पेन रिलीफ बाय फूड इनटेक, यस कि फूड लेने के बाद पेन रिलीफ हो रहा है, वो मैंने आपको रीज़न बता दिया कि क्यों पेन रिलीफ होता है, right. Next is pain radiate down to the right arm, no, so this is also an incorrect option. So correct option है option number 3, pain relieved by food intake, right. So next question is question number 548. A client with hiatal hernia chronically experiencing heartburn following meal. The nurse should plan to teach the client to avoid which action because it is contraindicated with hiatal hernia. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्लाइंट है, उसको हिटल हर्निया है, वो क्रॉनिकली एक्सपीरियंस कर रहा है हर्टबर्न फॉलोइंग द मील, राइट. उसको काफ़ी टाइम से हर्टबर्न हो रहा है खाना खाने के बाद. नर्स शुड प्लान टू टीच द क्लाइंट टू अवॉइड विच एक्शन, कि कौन से एक्शन आपने अवॉइड करने हैं बिकॉज इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद द हिटल हर्निया, कि वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है हिटल हर्निया में, कि कौन कौन सी चीज़ें आपने इसमें नहीं करनी है, राइट. सो हिटल हर्निया जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, हिटल हर्निया में क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ पोर्शन ऑफ द स्टमक अबव द डायफ्राम वेयर ईसोफेगस यूजुअली पोजीशन. तो ईसोफेगस की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ पे प्रोट्रूडन हुआ है स्टमक पार्ट का. आप देख रहे हो कि इसमें स्टमक पार्ट इसोफेगस की जगह पे प्रोट्रूड हो चुका है, राइट. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से कंस्ट्रिक्ट हो रही है इसोफेगस, राइट. सो इसोफेगस जब कंस्ट्रिक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से पर्सन को स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी आएगी, राइट. स्टमक साइज क्या हुआ है यहाँ पे, डिक्रीज हुआ है बिकॉज some part of the stomach is protrude into the esophagus, right. सो स्टमक साइज डिक्रीज़ हुआ है. जब स्टमक साइज डिक्रीज़ होगा तब पर्सन में क्या सिम्टम आएंगे, फीलिंग ऑफ फुलनेस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड हर्टबर्न, ये इसकी वजह से पर्सन में आ रहे हैं.
और जब यहाँ पे बल्जिंग हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, ट्रैकिया भी प्रेस होगा, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग पर्सन में होगी, राइट। सो हमने क्या चीज़ अवॉइड करनी है जिससे ये प्रॉब्लम ना आए, तो वो हमने ऑप्शन में देखना है। फर्स्ट वन इज़ द लाइंग रिकम्बेंट फॉलोइंग मील। यस, फॉलोइंग मील के बाद हमने रिकमेंड में लाई डाउन नहीं करना है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, फूड फिर से क्या आ जाएगा, फूड रिफ्लक्स हो सकता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन केस ऑफ हिटल हर्निया, राइट। नेक्स्ट इज कंज्यूमिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट ब्लेंड मील। यस, ये बहुत हेल्पफुल होता है हिटल हर्निया में कि स्मॉल मील लेनी है, फ्रिक्वेंटली लेनी है और ब्लेंड मील लेनी है, राइट। इससे पर्सन को सिम्टम में रिलीफ होता है। नेक्स्ट इज टेकिंग H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिकेशन। यस, ये मेडिकेशन भी हमने पेशेंट को बोला है कि आप ले सकते हो, H2 रिसेप्टर टू न्यूट्रलाइज द एसिड। नेक्स्ट इज रेजिंग द हेड ऑफ द बेड ऑन 6 इंच 15 सेंटीमीटर ब्लॉक। यस, हमने सेमी फॉलोर पोजीशन देनी है पेशेंट को आफ्टर द मील। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज, मीन्स इनकरेक्ट हमने स्टेटमेंट देखनी थी, वो थी लाइंग रिकम्बेंट फॉलोइंग द मील। तो हमने कौन सी पोजीशन में पेशेंट को देनी है, सेमी फॉलोर पोजीशन हमने पेशेंट को देनी है, ब्लेंड डाइट देनी है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील देनी है एंड H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिकेशन देनी है टू न्यूट्रलाइज द एसिड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 549. The nurse is providing care for a client with a recent transverse colostomy. Which observation required immediate notification of the primary health care provider? सो क्वेश्चन है, द नर्स प्रोवाइड कर रही है केयर क्लाइंट को जिसकी ट्रांसवर्स कोलोस्टमी हुई है। सो कौन सी ऑब्जर्वेशन इमीडिएट नोटिफिकेशन हमने करना है, कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन हमने असेस की, ऐसी हमने नोटिस की पेशेंट में जो हमने इमीडिएटली नोटिफाई करना है टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। सो कोलोस्टमी में हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सी ऐसी हमें बताई गई है। स्टोमा इज़ बीफी रेड एंड शाइनिंग। सो बीफी रेड स्टोमा आफ्टर कोलोस्टमी इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग, राइट। ये तो होगी हमारी नॉर्मल फाइंडिंग। सो नेक्स्ट आता है हमारा पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द स्टोमा। पर्पल डिस्कलरेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, इस्चेमिया और कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन, राइट। सर्कुलेशन मीन्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये हमें बता रहा है। सो थर्ड वन इज द स्किन एक्सोरिएशंस अराउंड द स्टोमा। सो स्किन एक्सोरिएशन में क्या है, ये भी मतलब स्किन, मतलब वहाँ से एक्सोरिएशन हो रही है। सो ये भी एक हमने इसको भी हमने एड्रेस करना है, इस नीड को भी। बट ये इमीडिएट अटेंशन हमने इसको नहीं देनी है, बिकॉज इमीडिएट अटेंशन वाली चीज़ कहाँ पे आ रही है, सेकेंड ऑप्शन में आ रही है कि पर्सन को इश्चीमिया हो रहा है, राइट। Third one is the semi-formed stool noted in the ostomy pouch. So semi-formed stool is a normal finding. So ये भी notify करने की ज़रूरत नहीं है। So इन दो प्रायोरिटी में से हमने किसको notify करना है, कौन सी हमारी प्रायोरिटी है, immediately attention हमें किसको देनी है। तो इस्चीमिया जहाँ पे सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है वो हमने immediately इन्फॉर्म करना है टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, राइट। स्किन एक्सोरिएशंस में हम यूज़ कर सकते हैं पेट्रोलियम जेली गॉस, हम इसमें यूज़ करते हैं स्किन एक्सोरिएशन को ट्रीट करने के लिए, राइट। सो इसको भी हमने ट्रीट करना है स्किन एक्सोरिएशंस को, बट ये इमीडिएट अटेंशन हमसे पूछा गया है कि इमीडिएटली हमने नोटिफाई करना है। तो इमीडिएटली हमारे पास क्या आ रहा है, पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द स्टोमा, राइट। So next question is question number 550. A client had a new colostomy created 2 days earlier and is beginning to pass malodorous flatus from the stoma. What is the correct interpretation by the nurse? सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि न्यू कोलोस्टमी क्रिएट हुई है पर्सन को 2 दिन पहले एंड उसमें में मेल्डोरस फ्लेटस
बिगनिंग होगी है उसमें स्टोमा में से, राइट। एंड व्हाट इज़ द करेक्ट इंटरप्रिटेशन बाय द नर्स। सो उसमें हमारी इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी, करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी। सो आफ्टर कोलोस्टमी पैरास्टेलिसिस रिटर्न होता है विद इन 72 आवर्स, राइट। 72 आवर्स के बीच बीच में पैरास्टेलिसिस पर्सन में रिटर्न हो जाता है। सो कोलोस्टमी में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को। जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर करने के बाद पर्सन को 72 आवर्स लग जाते हैं पैरास्टेलिसिस रिटर्न होने में। पैरास्टेलिसिस जब रिटर्न होती है देन बावल साउंड हमें पर्सन में सुनाई देती है। सो ये इंडिकेट क्या करता है। सो यहाँ पे पर्सन पास कर रहा है मेल्डोरस फ्लेटस, दैट मीन्स पैरास्टेलिसिस इज रिटर्न, राइट। पैरास्टेलिसिस रिटर्न हो गई है एंड बावल साउंड भी रिटर्न हो गई है, राइट। सो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिटर्न हो जाएगी विद इन 72 आवर। तो यहाँ पे 2 डेज बोला गया है हमसे, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है कि 2 दिन के अंदर जो है वो पैरास्टेलिसिस पर्सन में रिटर्न हो गई है। सो ऑप्शन में देखते हैं क्या है। दिस इज़ द नॉर्मल एक्सपेक्टेड इवेंट। यस, ये नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड इवेंट है जो विद इन 72 आवर में रिटर्न हो जाता है, राइट। क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग अर्ली साइन ऑफ द इस्चीमिया बबल। नो, ये भी नहीं है, इस्चीमिया की वजह से थोड़ी ना ये चीज़ होगी। द क्लाइंट शुड नॉट हैव द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब रिमूव। नो, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है इससे। दिस इंडिकेट इन एडुकेट प्री ऑपरेटिव बबल प्रेपरेशन। नो। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है कि पर्सन की बावल साउंड रिटर्न हो गई है, पर्सन की पैरास्टेलिसिस रिटर्न हो गई है, जो अफेक्ट होती है किसकी वजह से, जनरल एनेस्थीसिया की वजह से अफेक्ट हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 551। A client had just had surgery to create an ileostomy. The nurse assessed the client in the immediate post-operative period for which most frequent complication of this type of surgery. So client had just had a surgery, तो उसकी इलियोस्टमी उसमें क्रिएट की गई थी। नर्स ने असेस किया क्लाइंट को इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। विच मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्जरी। सो इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव कौन सी कॉम्प्लिकेशन इस सर्जरी के बाद पर्सन में होगी, राइट। सो इलियोस्टमी में पास होते हैं लिक्विड स्टूल, राइट, एंड कोलोस्टमी में पास होता है सॉलिड स्टूल और सेमी सॉलिड स्टूल, राइट। सो जब इलियोस्टमी में लिक्विड स्टूल पास होता है तो उसमें पर्सन को हाईएस्ट चांसेस होते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को, राइट। सो हमने कॉन्स्टेंटली पर्सन को मॉनिटर करते रहना है फॉर इनटेक एंड आउटपुट, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, राइट। सो जो लॉस है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का, जो लॉस है उसको हमने रिप्लेस करना है बाय मीन्स ऑफ इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, जब तक पर्सन ओरली टॉलरेट नहीं कर पाएगा डाइट को, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन को। फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी ये पोस्ट ऑपरेटिव पर्सन में होगी, बट ये लेटर स्टेज में होगी, इमीडिएटली ये पर्सन में नहीं होगी, राइट। सो नेक्स्ट इज द माल एब्जॉर्प्शन। ये भी लेटर स्टेज में होगी, इमीडिएटली नहीं होगी। इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटरस्टिशियल ऑब्स्ट्रक्शन इज अ लेस फ्रिक्वेंटली कॉम्प्लिकेशन। सो ये भी नहीं होगा। सो इमीडिएटली हमसे पूछा गया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, राइट। सो इलियोस्टमी एंड कोलोस्टमी में आपको पता लग गया। इलियोस्टमी में पास होता है लिक्विड स्टूल एंड इन कोलोस्टमी सॉलिड स्टूल और सेमी सॉलिड स्टूल विल बी पास्ड, राइट। सो इसमें क्या होगा, जब लिक्विड स्टूल पास होगा तो उसकी वजह से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 552। द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट अबाउट मेजर टू ट्रीट इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट अ नीड फॉर फर्दर टीचिंग। सो नर्स प्रोवाइड कर रही है इंस्ट्रक्शन क्लाइंट को कि कैसे आपने कौन कौन से मेजर से आप ट्रीट कर सकते हो इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम को। सो कौन सी स्टेटमेंट अगर क्लाइंट दे रहा है जो इंडिकेट कर रही है फॉर द फर्दर टीचिंग, मीन्स कौन सी गलत स्टेटमेंट पर्सन दे रहा है। इसमें हमने गलत स्टेटमेंट चेक करनी है, रॉन्ग स्टेटमेंट।
सो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में क्या है, इसमें पर्सन को रिकरेंट डायरिया होता है, राइट। समटाइम कॉन्स्टिपेशन भी पर्सन में होती है, एलर्जी, स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से भी ये होता है। एब्डोमिनल पेन होती है एंड ब्लॉटिंग होती है पर्सन में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में। सो इसके लिए हमने पेशेंट को पेशेंट को हमने फ्लूइड, प्रॉपर फ्लूइड हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपने प्रॉपर फ्लूइड इनटेक लेना है, हाई फाइबर डाइट आपने लेनी है, रेगुलर आपने फूड इनटेक लेनी है, प्रॉपर आपने च्यू करना है फूड को, राइट। और अवॉइड करने हैं आपने इरिटेटिंग फूड प्रोडक्ट, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। आई नीड टू लिमिट माई इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, नो। सो इसमें क्या है, इसमें पेशेंट को डायरिया और कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में होता है अगर, तो हमने पेशेंट को हाई फाइबर डाइट के लिए हमने प्रिस्क्राइब करना है, ना कि लिमिट करनी है फाइबर डाइट, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जहाँ पे हमने पेशेंट को फर्दर टीचिंग प्रोवाइड करनी है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड सेकंड वन इज आई नीड टू ड्रिंक प्लेंटी एटलीस्ट 8 to 10 cup ऑफ डेली, येस, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड हमने लेना है। आई नीड टू ईट रेगुलर मील एंड च्यू माई फूड वेल, येस। एंड आई विल टेक द प्रिस्क्राइब मेडिकेशन बिकॉज दे विल रेगुलेट माई बाउल पैटर्न, येस। अगर पेशेंट को लेक्सेटिव्स ले रहा है या जो भी मेडिकेशन ले रहा है वो प्रॉपर लेनी है, सो दैट पर्सन की जो बाउल मूवमेंट है that will be normal, right? So next question is question number 553. The nurse is monitoring a client for the early sign and symptom of dumping syndrome, which finding indicate this occurrence? So ये question I think आपको आता होगा अगर आपने previous class मेरी attend की होगी कि एज अ नर्स आप मॉनिटर कर रहे हो क्लाइंट को कि व्हाट आर द अर्ली साइन एंड सिम्टम ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। सो कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है द अकरेंस ऑफ डंपिंग सिंड्रोम, राइट। सो एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास कि डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम अराइज होते हैं आफ्टर 30 मिनट ऑफ ईटिंग। सो सिम्टम क्या इंक्लूड होंगे इसमें, वर्टिगो, टेकिकार्डिया, सिंकोप, स्वेटिंग, पीलर, पाल्पिटेशन एंड द डिज़ायर टू लाई डाउन, राइट। सो ये सिम्टम पर्सन में अराइज होंगे। तो देखते हैं कौन से हमें इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज द स्वेटिंग एंड पेलर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ब्रेडिकार्डिया एंड इंडाइजेशन, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, टेकिकार्डिया पर्सन में होगा। डबल विजन एंड चेस्ट पेन, ये भी नहीं होगा पर्सन में। एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन, ये भी नहीं होगा पर्सन में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, स्वेटिंग एंड पेलर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जितना भी करवाया है वो आपको समझ आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। एंड आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ये चैप्टर, इस यूनिट का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यूनिट में हमारे स्टार्ट होंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल मेडिकेशंस। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल मेडिकेशन। सो मिलती हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।